हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा लास्ट क्लास में हमने टाइप नंबर 16 कंप्लीट की थी। उस टाइप में बेटा हमने कंप्लीट किया था कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। आज की क्लास में हम टाइप नंबर 17 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की बेटा चर्चा होगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल कंसेप्ट तो हम सभी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं इस टॉपिक के। तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कई बार इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है 5 मार्क्स का। तो इसमें बेटा क्या क्या बातें आपको लिखनी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स। और सेकंड बेटा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। और थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन, या रेशियो ऑफ चेंज भी कह सकते हैं, प्रपोर्शन और रेशियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज। कोरिलेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। डायरेक्शन ऑफ चेंज का मतलब बेटा मूवमेंट। डायरेक्शन ऑफ चेंज का मतलब यहाँ पर क्या है, मूवमेंट ऑफ चेंज। कि वेरिएबल्स के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, उनका जो मूवमेंट है, मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन में हो रहा है या डिक्रीजिंग डायरेक्शन में हो रहा है। हाँ जी बेटा, एक होता है सेम डायरेक्शन और एक होता है अपोजिट। मूवमेंट बेटा सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले इसमें बेटा, सबसे पहले कौन सी टाइप है, पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन के अंदर जो बेटा मूवमेंट है, देखिए जैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं। हाँ जी बेटा, पॉजिटिव कोरिलेशन की बेटा पहले मैं बात कर रहा हूँ। कोरिलेशन पॉजिटिव कब कहलाता है, जब एक्स वेरिएबल का जो मूवमेंट है वो जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में ही वाई चेंज हो रहा है। यानी कि अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो ये बेटा पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। यदि एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और वाई की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, ये भी बेटा पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए एक ही कंडीशन है, सेम डायरेक्शन। हाँ जी, ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। और इसको हम क्या लिखेंगे, सेम डायरेक्शन। अब इसके बेटा एग्जांपल्स, पॉजिटिव कोरिलेशन का कोई भी एक एग्जांपल आप दे दीजिएगा। जैसे मैंने आपको पहले बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे, सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट। सेल्स और एडवर्टीजमेंट में बेटा कैसा कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है जी। हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर में भी बेटा पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एग्जांपल दे सकते हो जिसमें दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। हाँ जी, तो अब आ जाइए सेकंड नंबर पे। सेकंड हमारा है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा, इसमें बेटा जो चेंज है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक्स और वाई, अगर एक्स बेटा इंक्रीज हो रहा है और वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज, या एक्स की वैल्यू डिक्रीज है और वाई की वैल्यू इंक्रीज, तो ये बेटा कौन सा कोरिलेशन हुआ, इसे हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, यहाँ पे चेंज जो हो रहा है वो किन कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट। हाँ जी बेटा, अब यहाँ पे आते हैं परफेक्ट पॉजिटिव। हाँ जी बेटा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बेटा क्या होता है, सुनिए।
परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए सबसे पहली बात, जो पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन की जो कंडीशन बताई है सेम डायरेक्शन, ये तो बेटा होनी ही चाहिए। ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? हाँ जी बेटा देखिए, पहली कंडीशन तो वही है, सेम डायरेक्शन। चेंज जो है, चेंज सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन बेटा क्या है? रेशियो ऑफ चेंज, रेशियो ऑफ चेंज कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ जी बेटा, रेशियो ऑफ चेंज क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। इसमें बेटा दो चीजें देखनी है परफेक्ट पॉजिटिव में, एक तो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए और एक रेशियो ऑफ चेंज क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल देखिए, अब मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, फॉर एग्जांपल आपको एक वेरिएबल गिवन है एक्स और एक वेरिएबल वाई। एक्स की वैल्यू बेटा गिवन है 1, 2, 3, 4, 5 और वाई की वैल्यूज बेटा ये गिवन है आपको 20, 40, 60, 80, 100। हाँ जी बेटा, तो यहाँ मैंने क्या लिखवाया? रेशियो ऑफ चेंज कांस्टेंट होना चाहिए। रेशियो ऑफ चेंज का मतलब होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये 1 से 2 हो गया, ठीक है, एक्स की वैल्यू। तो डेल्टा एक्स कितना हुआ? चेंज इन एक्स। हाँ जी, तो डेल्टा एक्स यहाँ पर कितना हुआ बेटा? 1। और यहाँ पे डेल्टा वाई कितना हुआ? वाई में जो चेंज हो रहा है 20। तो इन दोनों का जो रेशियो है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालूं, हाँ जी बेटा, तो कितनी आ रही है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 20 आएगी। ठीक है, अगर फिर से बेटा निकालते हैं, यहाँ एक्स की वैल्यू 20 है, 20 से कितनी हो गई? 60। हाँ जी बेटा, 20 से 60 हो गई। तो क्या हुआ? डेल्टा वाई, डेल्टा वाई तो बेटा कितना हो गया? डेल्टा वाई तो 40 आ गया। और एक्स की वैल्यू 1 से 3 हो गई। एक्स की वैल्यू पहले 1 थी और 1 से 3 हो गई। तो डेल्टा एक्स बेटा कितना हो गया? 2 हो गया। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकाल लेंगे तो फिर बेटा वही आ रहा है, 20 आ रहा है। ऐसे ही बेटा 1 से 4 हो गया, एक्स की वैल्यू 1 से 4 हो गई। 1 से 4 हो गई तो डेल्टा एक्स कितना हो गया? 3। ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 3। और डेल्टा वाई की वैल्यू बेटा 20 से कितनी हो गई? 80। 60 का चेंज है, फिर से बेटा वही कांस्टेंट 20। तो जब ये जो रेशियो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का रेशियो, जिस सीरीज के अंदर ये रेशियो बेटा कांस्टेंट हो, उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव, परफेक्टली पॉजिटिव। वहां पे बेटा हम कौन सा वर्ड और यूज करेंगे? परफेक्टिव, परफेक्टली पॉजिटिव। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा देखिए, हाँ जी बेटा, फोर्थ नंबर पे आ जाइए। फोर्थ नंबर क्या है बेटा? परफेक्टली नेगेटिव। परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन बेटा क्या होगा? परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन की भी बेटा दो कंडीशंस हैं। देखिए, जो सबसे पहली कंडीशन है परफेक्टली नेगेटिव के लिए, एक तो बेटा ये हो गई, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? फर्स्ट कंडीशन तो ये है अपोजिट डायरेक्शन। हाँ जी, तो फर्स्ट कंडीशन इज अपोजिट डायरेक्शन। और सेकंड, अपोजिट डायरेक्शन से तो बेटा सिर्फ नेगेटिव कोरिलेशन का तो पता लगा। परफेक्टली के लिए फिर हमें क्या चेक करना पड़ेगा? परफेक्टली के लिए बेटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का जो रेशियो है वो भी सेम होना चाहिए। परफेक्टली के लिए बेटा क्या चेक करेंगे? नेगेटिव के लिए तो आपने देख लिया अपोजिट डायरेक्शन, और परफेक्टली के लिए जो रेशियो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वो क्या होना चाहिए? सेम, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आ जाइए बेटा, जीरो कोरिलेशन। नेक्स्ट क्या है? जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन बेटा क्या होता है? सुनिए, जीरो कोरिलेशन का मतलब है जब एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे बेटा कोई इफेक्ट ही ना पड़ रहा हो। व्हेन
देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। जब एक वेरिएबल की वैल्यू में परिवर्तन होने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो तो उसे जीरो कोरिलेशन बेटा बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्स और वाई दो वेरिएबल है। एक्स की वैल्यू बेटा 1 2 3 4 5 और वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू 10 10। वाई की वैल्यू में बेटा कोई चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, एक्स की वैल्यू तो चेंज हो रही है बट वाई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, तो जीरो कोरिलेशन है। ऐसा भी हो सकता है बेटा एक्स की वैल्यू में कोई चेंज ना हो रहा हो। एक्स की वैल्यू सपोज करो ये है 5 5 5। एक्स की वैल्यू वही है और वाई की वैल्यू में चेंज हो रहा है 1 2 3। तो इस केस में बेटा ये भी जीरो कोरिलेशन है। ये हमारा कैसा कोरिलेशन है? जीरो। और यहाँ पे बेटा ये भी चलिए, ये तो बेटा हमारा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज। कितनी कैटेगरीज हैं? 5 कैटेगरीज। तो इनको बेटा एग्जाम में एक्सप्लेन कर देना, एक एक दो लाइनें लिख के, और इनके एग्जांपल्स भी देने हैं आपको। चलिए अब इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन के बेटा एग्जांपल्स जो आपको देने हैं। हाँ जी बेटा, ये बातें बेटा मैं सब बता चुका हूँ जो इस स्लाइड में है। अभी इसको जस्ट एग्जाम में आपको लिखना कैसे है उसका आइडिया इस स्लाइड से आपको मिल जाएगा। हाँ जी बेटा, एग्जांपल्स क्या देंगे आप? पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन के एग्जांपल्स। हाँ जी बेटा, एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ। जैसे जैसे बेटा हस्बैंड की एज बढ़ेगी तो वाइफ की भी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक सी बात है। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड द सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, पॉजिटिव कोरिलेशन। इंक्रीज इन हीट, जैसे जैसे हीट बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, जैसे दिन की शुरुआत होती है तो मॉर्निंग के टाइम में हीट कम होती है, जैसे जैसे ठीक है दिन का समय आता है तो बेटा हीट बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा। इंक्रीज इन वेट एंड हाइट। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई बच्चा बड़ा होता है बेटा उसकी हाइट बढ़ने के साथ साथ वेट भी बढ़ता है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन के केस में जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज होगी तो वेट भी बेटा इंक्रीज होगा अप टू ए सर्टेन एज लिमिट। ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन में बेटा आप एग्जांपल दे सकते हैं डिमांड एंड प्राइस। डिमांड और प्राइस में बेटा नेगेटिव कोरिलेशन है। डिमांड, अगर आप प्राइसेस इंक्रीज करते हो तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और यदि प्राइसेस डिक्रीज करोगे तो डिमांड बेटा इंक्रीज हो जाएगी। ये सब इकोनॉमिक्स के लॉ में आपने पढ़ा है। सेल ऑफ वूलन गारमेंट एंड द डे टेम्परेचर। हाँ जी बेटा, वूलन गारमेंट्स और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। जितना ज़्यादा तापमान बढ़ेगा, हाँ जी बेटा, जैसे जैसे तापमान टेम्परेचर रेज होगा इंक्रीज होगा तो वूलन गारमेंट्स की जो सेल है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस तरीके से बेटा ये आप एग्जाम्पल इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप पेपर में लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्या है बेटा? लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। हाँ जी बेटा, लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन बेटा क्या होता है, सुनिए ध्यान से। हाँ जी बेटा देखिए, लीनियर वर्ड जो बेटा इसको परफेक्ट भी बोलते हैं। लीनियर का मतलब है परफेक्ट। अभी अभी मैं बता के हटाऊं, ये वही है। हाँ जी बेटा, लीनियर कोरिलेशन क्या बताता है? लीनियर कोरिलेशन बताता है रेशियो ऑफ चेंज कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, वही सेम बात जैसे मैंने अभी अभी बताया। परफेक्ट कोरिलेशन के लिए रेशियो ऑफ चेंज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। एक्चुअल में लीनियर का जो मतलब ही यही है, परफेक्ट। बट यहाँ पे हमने डायरेक्शन ऑफ चेंज को नहीं देखना। यहाँ पे बात पॉजिटिव या नेगेटिव की नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ किसकी? रेशियो ऑफ चेंज की। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो ऑफ चेंज आपको सिर्फ देखना है, डायरेक्शन नहीं देखनी। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल में होने वाला चेंज और दूसरे वेरिएबल में होने वाला चेंज उसका जो रेशियो है वो क्या हो? कांस्टेंट हो। जैसे यहाँ पर देखिए वही एग्जांपल है 10 to 20। 10 to 20 में बेटा डेल्टा एक्स कितना हो गया? डेल्टा एक्स है 10।
और ये बेटा 70 to 140 हो गया, तो डेल्टा वाई कितना हो गया 70। तो रेशियो ऑफ चेंज कितना हो गया, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है 70/10 7। फिर से आप देखिए, ये 20 to 30 हो गया, और ये 140 to 210 हो गया। यहाँ पे अगर मैं फिर से बात करूँ, डेल्टा एक्स में फिर जो चेंज आ रहा है वो 10 का आ रहा है, और यहाँ 140 से 210 ये बेटा 70 हो गया। ठीक है, यहाँ इन दोनों में जो चेंज है वो 70। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अगर हम निकालेंगे तो बेटा कितना आएगा, फिर से वही 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का जो रेशियो है यदि कांस्टेंट आ रहा है तो समझ जाना वो बेटा लीनियर कोरिलेशन की पहचान है। और नॉन लीनियर कोरिलेशन, हाँ जी बेटा, लीनियर कोरिलेशन की खास बात यह है जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बेटा स्ट्रेट लाइन बनेगी। लीनियर कोरिलेशन को के पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। हाँ जी बेटा, इस तरीके से ये लीनियर पॉजिटिव कोरिलेशन है। और ये बेटा लीनियर, ये भी लीनियर है, देखिए लीनियर, ये भी लीनियर कोरिलेशन है। हाँ जी बेटा, ये भी लीनियर कोरिलेशन है। ये लीनियर कौन सा है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन ऑफ चेंज पॉजिटिव है। और ये लीनियर नेगेटिव। लीनियर का मतलब है परफेक्ट। ठीक है, और जो बेटा नॉन लीनियर कोरिलेशन होगा, नॉन लीनियर कोरिलेशन में जिसमें रेशियो ऑफ चेंज कांस्टेंट ना हो, हाँ जी, रेशियो ऑफ चेंज इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, उसके बाद आ जाइए सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। हाँ जी बेटा, सिंपल पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन, ये जो टाइप्स बनाई गई हैं ये है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। हाँ जी बेटा, सबसे पहली टाइप है बेटा सिंपल कोरिलेशन। सबसे पहले हम सिंपल की बात कर लें। सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, व्हेन वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ओनली टू वेरिएबल्स। जब हम केवल दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन की मात्रा, सह संबंध की मात्रा को स्टडी करते हैं तो उसको बेटा कौन सा कोरिलेशन बोला जाता है, सिंपल। फॉर एग्जांपल, हाइट एंड वेट। आपने दो वेरिएबल ले लिए, एक हाइट ले लिया और एक वेट, और इन दोनों के बीच में कोरिलेशन निकाला, दैट इज सिंपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन बेटा क्या होता है, जब हम दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन को स्टडी करते हैं। जब हम दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन को स्टडी करें तो उसे मल्टीपल कोरिलेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मुझे तीन वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एक x1, एक x2 और एक x3। हाँ जी बेटा, एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं आप। ये तीन वेरिएबल्स हैं, x1, x2 और x3। x1 बेटा क्या है सुनिए, x1 है सपोज करो आपका प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ राइस। x2 बेटा क्या है, x2 है अमाउंट ऑफ रेनफॉल या क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल। और तीसरा है x3, मान लीजिए अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, ये तीन वेरिएबल। तो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिए, प्रोडक्शन ऑफ राइस ये तो है बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ जी बेटा, प्रोडक्शन ऑफ राइस क्या है, डिपेंडेंट। इसको बेटा मैं लिख देता हूँ, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि रेनफॉल और फर्टिलाइजर का जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ेगा, प्रोडक्शन पे। तो प्रोडक्शन डिपेंड हो गया किस पे, रेनफॉल पे और फर्टिलाइजर पे। अब बेटा सुनिए ध्यान से, जो रेनफॉल है और फर्टिलाइजर है, ये दोनों वेरिएबल कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी बेटा इंडिपेंडेंट हो गया, और ये डिपेंडेंट। तो अब आपको स्टडी क्या करना है, आपको तीन वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन को स्टडी करना है कि प्रोडक्शन पर, हाँ जी बेटा, प्रोडक्शन पर रेनफॉल और फर्टिलाइजर की वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा है, तो हमने उस इफेक्ट को स्टडी करना है। तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ध्यान से सुनिए।
इसको बेटा कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ये मल्टीपल कोरिलेशन का सिंबल ये होता है, देखिए ध्यान से, आर। वन, वन का मतलब पहले बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वन फर्स्ट। डॉट टू थ्री, हाँ जी, आर वन डॉट टू थ्री, इसका मतलब क्या है कि टू और थ्री, टू और थ्री तो बेटा ये कैसे वेरिएबल है? यहाँ पे जो टू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टू बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिपेंडेंट को। थ्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? थ्री भी बेटा इंडिपेंडेंट को। और जो ये वन है, वन बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वन है डिपेंडेंट। और इसका मतलब क्या है? आर वन डॉट टू थ्री का हमें कोरिलेशन स्टडी करना है एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री के बीच में, यदि, हाँ जी बेटा, यदि प्रोडक्शन पे रेनफॉल और फर्टिलाइजर के इफेक्ट को मेजर करना है हमने, तो उस केस में हम कोरिलेशन को किससे डिनोट करेंगे? आर वन डॉट टू थ्री। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, कैपिटल, प्रोडक्शन कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट। यहाँ फोर वेरिएबल्स दी हुई। यहाँ बेटा मैंने अपने एग्जांपल में थ्री वेरिएबल दिए, यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं? फोर। तो क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है मोर देन टू, मोर देन टू बेटा कितने भी हो सकते हैं, मोर देन टू, थ्री हो, फोर हो, फाइव हो। तो मैंने जो एग्जांपल दिया वो थ्री का। आर वन डॉट टू थ्री, आर टू डॉट थ्री वन, आर थ्री डॉट वन टू, ये बेटा सारे पार्शियल, सॉरी, मल्टीपल कोरिलेशन के बेटा सिंबल्स हैं। ठीक है, टू डॉट थ्री वन का मतलब है जब आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को टू से डिनोट किया हो, एक्स टू से, और इंडिपेंडेंट को एक्स वन और एक्स थ्री से। थ्री डॉट वन टू का मतलब है जब आपने थर्ड वेरिएबल को एक्स थ्री, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो आपका, और वन और टू कैसे हो? इंडिपेंडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट बेटा टाइप क्या है? पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन बेटा क्या होता है? पार्शियल कोरिलेशन में बेटा सुनिए, जब वेरिएबल तो दो से ज्यादा हो, बट आप एक टाइम पे किसको स्टडी करो? टू को। और बाकी वेरिएबल्स के इफेक्ट को क्या मान लो? कांस्टेंट। हाँ जी बेटा सुनिए ध्यान से। फॉर एग्जांपल, अगर यही एग्जांपल मैं ले लूँ, एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री, थ्री वेरिएबल्स हैं, और मुझे इफेक्ट स्टडी करना है, मुझे जो सिर्फ कोरिलेशन जो स्टडी करना है वो एक्स वन और एक्स टू के बीच में। हाँ जी बेटा, मुझे कोरिलेशन स्टडी करना है एक्स वन और एक्स टू में, और इसको बेटा कांस्टेंट मानना है एक्स थ्री को। यानी कि मुझे प्रोडक्शन और रेनफॉल में सिर्फ कोरिलेशन जो स्टडी करना है, प्रोडक्शन और रेनफॉल में। और फर्टिलाइजर को बेटा मैंने क्या मान लिया? कांस्टेंट। जैसे इकोनॉमिक्स के बहुत सारे लॉज पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर एक टर्म आती है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर। वही बात यहाँ पर है, अन्य बातें समान रहने पर का मतलब क्या है? जब आप जिस बारे में बात कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? राइस और रेनफॉल के बारे में। तो मैं फर्टिलाइजर को कांस्टेंट रखूंगा, फर्टिलाइजर के इफेक्ट को क्या मानूंगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोरिलेशन होगा उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है सुनिए। पार्शियल कोरिलेशन की जो वैल्यू होगी उसको बेटा इससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर वन टू डॉट थ्री। ठीक है, वन टू डॉट थ्री का मतलब ये है कि वन और टू में कोरिलेशन स्टडी करना है और थर्ड वेरिएबल को कांस्टेंट मानना है। ऐसा भी हो सकता है बेटा एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री, और मुझे कोरिलेशन किसके बीच में स्टडी करना है? मुझे कोरिलेशन स्टडी करना है एक्स वन और एक्स थ्री में। हाँ जी बेटा, मुझे कोरिलेशन स्टडी करना है प्रोडक्शन और फर्टिलाइजर। ठीक है, तो उस केस में, और इसको कांस्टेंट मानना है। हाँ जी बेटा, एक्स टू को क्या लेना है? यहाँ पे हमने किसको कांस्टेंट लिया था? एक्स थ्री को। अब किसको कांस्टेंट ले रहे हैं? एक्स टू को। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा? आर वन थ्री डॉट टू, ये सिंपल है। ठीक है बेटा, और एक चीज और ध्यान रखनी है, पार्शियल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन की जितनी भी वैल्यूज आएंगी, आर वन टू डॉट थ्री या टू थ्री डॉट वन, ये बेटा हमेशा माइनस वन और वन के बीच में ही लाई करेंगी। जबकि मल्टीपल कोरिलेशन की जो वैल्यूज हैं, हाँ जी बेटा, मल्टीपल कोरिलेशन की वैल्यू दे लाई बिटवीन जीरो एंड वन। मल्टीपल कोरिलेशन की जो वैल्यूज हैं, आर वन डॉट टू थ्री, दे लाई बिटवीन जीरो एंड वन।
आपने जो बीकॉम सेकंड ईयर के अंदर बेटा टॉपिक पढ़ा है कोरिलेशन का, कार पियर्सन मेथड, रैंक कोरिलेशन, कॉन्करेंट, वो सारा आपने सिंपल कोरिलेशन स्टडी किया। ठीक है, वी हैव स्टडीड द सिंपल कोरिलेशन। ये बेटा जो मल्टीपल कोरिलेशन है और पार्शियल कोरिलेशन, ये आप अपनी फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। फर्दर क्लासेस मीन्स जब आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, पीजी डिग्री करेंगे, एमकॉम या एमबीए, तो वहां पर बेटा आप मल्टीपल और पार्शियल दोनों कोरिलेशन को डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं हम। हाँ जी बेटा, टाइप नंबर 18, स्कैटर डायग्राम मेथड। हाँ जी बेटा, आज की क्लास में हमारी बेटा ये लास्ट क्लास है आज की इस चैप्टर के लिए, स्कैटर डायग्राम मेथड। हाँ जी बेटा, देखिए क्या कहता है कोरिलेशन के। बेटा मैंने आपको कितने मेथड्स बताए थे? 4 मेथड्स बताए थे। सबसे पहला मेथड हमारा था, हाँ जी बेटा, 3 तो हमारे थे अलजेब्रिकल मेथड। सबसे पहला था आपका कार्ल पीयर्सन और प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। सेकंड मेथड था रैंक कोरिलेशन और स्पियर्समैन मेथड। और थर्ड मेथड बेटा जो हमने किया, कॉन्करेंट मेथड। और आज की क्लास में हमने करना है ग्राफिकल मेथड विच इज नोन एज स्कैटर डायग्राम। देखिए बेटा, स्कैटर डायग्राम मेथड बेटा सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। ठीक है, फॉर असर्टेनिंग का मतलब होता है ज्ञात करने के लिए, और कैलकुलेटिंग कह सकते हैं, वेदर। हाँ जी बेटा, क्या कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है? वेदर द टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। हाँ जी बेटा, कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन है या नहीं है, उसको उस चीज को स्टडी करना और उसकी डायरेक्शन को स्टडी करना है। टू प्रिपेयर ए डॉट चार्ट। हाँ जी बेटा, विद द हेल्प ऑफ डॉट चार्ट। इसमें बेटा एक डॉट चार्ट हम बनाएंगे, उसकी हेल्प से हम एनालाइज करेंगे कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन है या नहीं है। ठीक है, उसमें बेटा करना क्या है, देखिए। देखिए बेटा, जैसे हमारे दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल एक्स है और एक वेरिएबल वाई। हमने उसका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करके अगर आपके जो पॉइंट्स हैं इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये क्या शो कर रहा है? हाँ जी बेटा, सारे के सारे पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन में हैं और सारे के सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन में हैं। हाँ जी बेटा, देखिए मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वाई की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज। और सारे के सारे पॉइंट एक लाइन में हैं, तो इसका मतलब रेशियो भी सेम है। ऐसा तभी होता है जब रेशियो कांस्टेंट हो। रेशियो का मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये कैसा कोरिलेशन हुआ बेटा? एक्स की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ वाई भी इंक्रीज हो रहा है, चेंज जो है वो सेम डायरेक्शन में है, और रेशियो भी कांस्टेंट है क्योंकि सारे पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो इसको बेटा कौन सा कोरिलेशन बोलेंगे, बताइए? हाँ जी बेटा, ये कोरिलेशन बेटा हमारा होगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो बेटा मैं लिख देता हूँ यहाँ, इसे बेटा बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव, या लीनियर पॉजिटिव भी कह सकते हैं। ये बेटा हमारा केस नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब केस नंबर 2 पे आ जाइए। हाँ जी बेटा, केस नंबर 2, सपोज करो, फिर से बेटा मैं वही बना रहा हूँ। हाँ जी बेटा, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है, और ये बेटा जो हमारे वेरिएबल्स के जो पेयर्स हैं एक्स और वाई के, उनका हमने ग्राफ प्लॉट किया। हाँ जी बेटा, इसमें देखिए ध्यान से, ये जो बेटा मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, इसके अंदर वेरिएबल्स कौन सी डायरेक्शन में है?
पॉजिटिव और नेगेटिव क्लियर पता लग रहा है बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स वेरिएबल्स के साथ वाई की वेरिएबल की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो डायरेक्शन तो पॉजिटिव है। बट क्या सभी वेरिएबल्स का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ चेंज कांस्टेंट है? नहीं है। एक तो पॉइंट्स बेटा इधर उधर है, सभी के सभी पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इसका मतलब रेशियो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कोरिलेशन को बेटा क्या बोलेंगे? ऐसे कोरिलेशन को बेटा बोलते हैं हाई डिग्री। यहाँ पर हम बोलेंगे ये कैसा कोरिलेशन है, हाई डिग्री पॉजिटिव। हाँ जी बेटा, ये केस नंबर 2 हो गया। अब आ जाइए केस नंबर 3। केस नंबर 3, हाँ जी बेटा, जैसे आपने वो देखा होगा चिंकी मिंकी, कपिल शर्मा शो में चिंकी मिंकी आती है, बहुत पॉपुलर है, कई स्टेज शोज में भी बेटा वो आती हैं। तो चिंकी मिंकी जब वो बात करती हैं तो उसमें क्या है, परफेक्ट कोरिलेशन है उन दोनों में। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो बेटा यूट्यूब पे देख लेना। हाँ जी बेटा, और देखिए केस 3। केस 3 बेटा क्या है? केस 3 है, मान लीजिए बेटा, वैसे तो हमारे जो पॉइंट्स हैं, हाँ जी देखिए ये बेटा कोरिलेशन है, इसमें ये तो हमें पता लग रहा है कि ये कोरिलेशन जो पॉइंट्स हैं ये कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं क्योंकि एक्स वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ वाई भी इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं वो ज्यादा स्कैटर्ड हैं। स्कैटर्ड का मतलब होता है ज्यादा फैले हुए हैं, सारे के सारे पॉइंट बेटा एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ठीक है, इसको बेटा बोलेंगे मॉडरेट डिग्री। ठीक है, हाई के बाद आता है मीडियम, मीडियम को मॉडरेट बोलते हैं, मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव। और भी बेटा ज्यादा स्कैटर्ड हो अगर पॉइंट तो उसको लो डिग्री का नाम दे देंगे। एक केस में और लेता हूँ, देखिए केस 4। हाँ जी बेटा, केस 4 में, हाँ जी बेटा, अगर आपके पॉइंट्स और ज्यादा स्कैटर्ड हैं, डायरेक्शन तो बेटा मुझे पता लग रही है, डायरेक्शन तो पता लग रही है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, बट पॉइंट्स ज्यादा फैले हुए हैं, तो इसे बेटा लो डिग्री का नाम दे देंगे। तो ये हमारा कोरिलेशन कैसा है, लो डिग्री और पॉजिटिव। बताइए क्लियर है? चलिए अब हम बेटा आगे बात करते हैं। ये तो हो गई पॉजिटिव कोरिलेशन की टाइप्स। अब बेटा बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन की टाइप्स। नेगेटिव कोरिलेशन की भी बेटा सेम ऐसे ही है। नेगेटिव कोरिलेशन में बस क्या ध्यान रखना है, हाँ जी बेटा, जब एक्स डिक्रीज, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा हो, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या हो, अपोजिट, तो उस केस में नेगेटिव कोरिलेशन होगा। हाँ जी बेटा, डायरेक्शन ऑफ चेंज जो है वो अपोजिट ऐसे भी हो सकती है, ये डिक्रीज हो रहा हो, ये अपोजिट, और इसमें क्या था, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन भी दो तरह से हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं केस नंबर 1। हाँ जी बेटा, केस नंबर 1 में बेटा मैंने ले लिया, ये बेटा मेरा एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है, और मैंने पॉइंट्स प्लॉट किए, सभी पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, सभी के सभी पॉइंट एक ही लाइन में है, बट हाँ जी बेटा, और रेशियो ऑफ चेंज भी बेटा सेम है। जब सभी के सभी पॉइंट्स एक ही लाइन में हो और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पे बेटा स्लोपिंग डाउनवर्ड, इसमें क्या था, स्लोप अपवर्ड था, जितने भी मैंने केसेस लिए स्लोप अपवर्ड, इसमें क्या है, स्लोप डाउनवर्ड।
तो ये बेटा कैसा कोरिलेशन होगा? परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट को बेटा लीनियर भी कह सकते हैं आप। चलिए, उसके बाद आ जाइए केस टू। केस टू में, हाँ जी बेटा, फिर वही बात आ जाएगी। ऑलमोस्ट सभी पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, बट एक दो पॉइंट बेटा इधर उधर हो सकते हैं। तो ये कैसा कोरिलेशन हुआ? ये बेटा कोरिलेशन हुआ हाई डिग्री। इसे हम बोलेंगे हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट बेटा क्या है? केस थ्री। केस थ्री बेटा ये होगा, इसमें पॉइंट्स बेटा और ज्यादा स्केट होंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन तो डाउनवर्ड ही होगी, स्लोपिंग डाउनवर्ड, बट और ज्यादा बेटा पॉइंट्स फैले हुए हैं। तो दिस विल बी नेम्ड एज मॉडरेट। हाँ जी बेटा, इसे मॉडरेट का नाम देंगे, मॉडरेट डिग्री नेगेटिव। और लास्ट है बेटा लो डिग्री नेगेटिव। इसमें बेटा पॉइंट्स की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड ही होगी, बट पॉइंट्स का जो स्कैटर्डनेस है, हाँ जी बेटा, ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ बार बार, स्कैटर्डनेस। स्कैटर्डनेस होता है स्प्रेडनेस, किसी चीज का फैलाव, स्प्रेडनेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे बेटा कौन सा कोरिलेशन बने बोलेंगे? लो डिग्री। ये बेटा लो डिग्री नेगेटिव है। अच्छा, एक ये तो बेटा हमारे हो गए केस फॉर नेगेटिव कोरिलेशन। एक होता है नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन बेटा उसका तीन तरह से आप दिखा सकते हो डायग्राम। हाँ जी बेटा, अब मैं ले रहा हूँ नो कोरिलेशन। हाँ जी, तो नो कोरिलेशन के ग्राफ बेटा कैसे कैसे बन सकते हैं? जैसे ये है, मान लीजिए बेटा सभी के सभी पॉइंट्स इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, पैरेलल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो या बेटा ऐसा भी हो सकता है, सभी के सभी पॉइंट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है, आपने पॉइंट्स प्लॉट किए, उनकी डायरेक्शन का ही पता नहीं लग रहा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ नहीं पता लग रहा, अपवर्ड है डाउनवर्ड है। यहाँ पे बेटा पता लग रहा है आपको स्लोप अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? ठीक है, नहीं पता लग रहा। ये क्या शो कर रहा है? ये बेटा शो कर रहा है कि एक्स वेरिएबल की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, बट वाई कांस्टेंट है। हाँ जी बेटा, देखिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है? हाँ जी बेटा, शो क्या हो रहा है? एक्स तो चेंज, बट वाई क्या है बेटा? कांस्टेंट। वाई कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ जी बेटा बताइए। यहाँ पे एक्स तो कांस्टेंट है, वाई चेंज हो रहा है। यहाँ बेटा एक्स कांस्टेंट है और वाई चेंज हो रहा है, यानी कि एक वेरिएबल में तो परिवर्तन हो रहा है, दूसरे में परिवर्तन ही नहीं हो रहा। इसमें चेंज तो बेटा दोनों में ही हो रहा है, इसमें एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है। बट वो जो चेंज है बेटा वो ऊट पटांग है। ऊट पटांग का मतलब ये क्लियर नहीं हो रहा कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हो रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन। उसकी चेंज चेंज को हम डायरेक्शन को स्टडी नहीं कर पा रहे। डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, उसमें बेटा कोई डायरेक्शन नहीं पता लग पा रही। तो ऐसे कोरिलेशन को हम बेटा क्या मानेंगे? ऐसे कोरिलेशन को हम बोलते हैं नो कोरिलेशन। ठीक है, इसको बेटा हम बोल देंगे नो कोरिलेशन। तो एग्जाम के अंदर स्कैटर डायग्राम की अगर बेटा थ्योरी आ जाए, तो थ्योरी में आपने ये सब बातें लिखनी है। ठीक है, और फिर बेटा ये सारे आपको डायग्राम्स बना के दिखाने हैं। अब बेटा मैं एक सम लेता हूँ इसका। हाँ जी, और उसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करेंगे। सम बेटा मैंने ले लिया।
हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए आपको एक्स की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 5 और वाई की वैल्यू बेटा दे रखी है 10 20 30 50 और 40। ठीक है, ये है बेटा आपका, और आपको इसमें कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूजिंग स्कैटर डायग्राम। अब बेटा देखिए, बिल्कुल इजी है। आपको करना क्या है, सबसे पहले एक ग्राफ पेपर, एक ग्राफ पेपर बेटा ले लेंगे। उस ग्राफ पेपर पे आपको ये यहाँ पर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस को आप रिप्रेजेंट करेंगे। नीचे बेटा वैल्यूज मैं दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5। ये बेटा एक्स की वैल्यूज हैं। एक तरफ बेटा वाई की वैल्यूज ले लीजिए, 10 20 30 40 एंड 50। लो बेटा, एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई। अब हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। देखिए, पॉइंट्स कैसे प्लॉट करेंगे? सबसे पहले एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 10, फिर 2 पे 20, 2 पे बेटा 20, यहाँ पे बेटा आ जाएगा। 3 पे बेटा 30, 3 पे 30 पे बेटा निशान लगा दीजिए। 4 पे बेटा 50, 4 पे बेटा ये चला गया 50, और 5 पे 40, 5 पे बेटा 40 आ रहा है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखिए तो ये बेटा कैसा कोरिलेशन है? वैसे तो हाँ जी बेटा, ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में ही थे, बट एक पॉइंट बेटा गड़बड़ कर गया, एक पॉइंट धोखा दे गया हमारा। तो यहाँ पर बेटा कैसा कोरिलेशन है बताओ? अगर मैं इस कोरिलेशन पे कमेंट करना चाहूँ, यहाँ पे बेटा मुझे दो बातें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जो सबसे पहली चीज मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि एक्स वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि चेंज जो है वो कौन सी डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन, पहली बात। ठीक है, बट रेशो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज नॉट सेम, इज नॉट कांस्टेंट। हाँ जी बेटा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कांस्टेंट नहीं है। चेंज तो बेटा सेम डायरेक्शन में हो रहा है, बट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, और सभी के सभी पॉइंट्स सेम लाइन में है एक्सेप्ट वन। तो ये बेटा कोरिलेशन हम कैसा इस पे कमेंट करेंगे, तो ये हाई डिग्री हो, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर बेटा मैं बात करूं स्कैटर डायग्राम मेथड का ड्रॉबैक क्या है, इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बेटा बताता है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन, स्ट्रेंथ एंड डिग्री, स्ट्रेंथ कह लीजिए या बेटा डिग्री ऑफ कोरिलेशन, कैन नॉट बी फाइंड आउट विद एक्यूरेसी, विद एक्यूरेसी। हाँ जी बेटा, इसमें जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है या स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन है उसको एक्यूरेसी से फाइंड आउट नहीं कर सकते। रीजन क्या है? कई बार अगर दो स्टूडेंट्स को मैंने एक ही सम सोल्व करने के लिए दिया तो दोनों का आंसर बेटा अलग अलग हो सकता है, दोनों की सोच अलग अलग हो सकती है। एक बच्चे ने आंसर दिया मॉडरेट डिग्री, और एक बच्चे ने उसी क्वेश्चन का आंसर दिया लो डिग्री। क्योंकि बेटा इसमें कोई फिक्स नहीं है कितना पॉइंट स्कैटर्ड हो, कितने पॉइंट स्कैटर्ड हो तो हाई डिग्री होगा, कितने पॉइंट ज़्यादा स्कैटर्ड हो तो मॉडरेट होगा। तो बेटा कई बार हमारी जजमेंट गलत हो सकती है, तो इसलिए इस मेथड को अच्छा नहीं माना जाता। ये मेथड सिर्फ डायरेक्शन के लिए तो ठीक है, डायरेक्शन को स्टडी करना हो पॉजिटिव या नेगेटिव, बट स्ट्रेंथ को स्टडी करने के लिए कि लो डिग्री है, हाई डिग्री है या मॉडरेट है, उसके लिए इस मेथड को अच्छा नहीं माना जाता। उसके लिए बेटा जो बाकी जो आपके 4 मेथड्स हैं, कौन कौन से, बाकी 3 मेथड सॉरी, कौन कौन से, रैंक कोरिलेशन, कॉन्करेंट और कार पियर्सन, उनको बेटा अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये बेटा एग्जाम में इसका ड्रॉबैक भी आपने लिखना है।
तो आज की क्लास को बेटा हम यहीं ओवर करते हैं, और इसके साथ ही बेटा हमारा कोरिलेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इसके बेटा जितने भी सम हैं वो सभी के सभी सम कर लेने हैं, और कल की क्लास बेटा लाइव क्लास होगी, और सेम टाइम पे 2:15 पे। ठीक है, उसमें मैं आपके बेटा डाउट्स लूंगा, जितने भी डाउट्स हैं तैयार रखिएगा।